जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की क्लास में यानी कि पीछे वाली क्लास में हमने एलसीएम और एचसीएफ को समझा था कि क्या होता है, और उसके बाद में हमने 2-4 क्वेश्चंस को भी किए थे। ठीक है, तो आज उसी की सीरीज़ में हम आगे के प्रश्नों को करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी आ जाइए और अपनी नोटबुक कॉपी पेन को तैयार करके रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जितना भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आप उन सभी कॉन्सेप्ट को समझ करके और उनके प्रश्नों को नोट करके, जैसे अगर एक कॉन्सेप्ट पे मैंने 4 प्रश्न कराए हैं तो यदि आप चारों को नहीं नोट करना चाहते हैं तो कम से कम एक क्वेश्चन को नोट करके और उनका जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से मैंने आपको समझाया है उसको आप वहाँ पर ज़रूर नोट कर लें, ताकि जब आप रिवीजन करेंगे और उस टाइप का कोई भी प्रश्न आपके सामने आता है और यदि आप उसमें फंसते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है, तो आप उस नोट्स से जो भी आपने बनाया है हुआ है वहाँ से उसको देख करके और उस कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। क्योंकि ये रूल है कि जब भी हमें कोई भी चीज़ एक ही बार में समझ में नहीं आती है, अगर एक ही बार में समझ में आ जाए तो फिर तो नौकरी लेना बहुत आसान हो जाएगा। एक ही बार में पढ़ करके और हम नौकरी पा सकते हैं। तब फिर हमें जो मेहनत वाली जो नाम होता है ना, कि मेहनत नाम की भी कोई चीज़ होती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। सब यही होगा कि फिर मेहनत मेहनत केवल कहा जाता है, मेहनत कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि सभी चीज़ें हमें एक ही बार में समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। हम जब एक बार पढ़ते हैं तो हमें उसका कुछ पार्ट समझ में आता है, जब दोबारा हम उसका रिवीजन करते हैं तो हमें वो और बेहतरीन तरीके से समझ में आता है। जब हम उसी चीज़ को तीसरी बार पढ़ेंगे तो वो और अच्छे तरीके से हमको समझ में आएगा। तो आपको रिवीजन तो करना ही है, लेकिन रिवीजन करते समय अगर आप कहीं फंस गए तो उसके लिए पहले से अपना एक बैकअप तैयार करके रखना है कि अगर हमारे मेमोरी से वो चीज़ डिलीट हो जाती है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारे पास बैकअप रखा हुआ है, वहाँ से उस चीज़ को हम देख लेंगे और फिर से हम उस चीज़ को रिकॉल कर लेंगे और हमारी जो मेमोरी में है वो चीज़ फिर से भर जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास अच्छी लगेगी इसको शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो पिछली क्लास में हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। इसके पहले जो 4 क्वेश्चन हमने किए थे, हमने उसमें केवल यही समझा था कि एलसीएम और एचसीएफ में किस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है। आज एलसीएम और एचसीएफ से जिस भी तरीके के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को मैं लेकर के आया हूं। तो चलते हैं एक एक करके अपने प्रश्नों को हम करते हैं। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 5वां क्वेश्चन ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि 68 मीटर लंबी और 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हाल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। ठीक है, कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। तो इसको हम किस तरीके से लगाएंगे, ठीक है, कैसे लगाएंगे वो हमें समझना है। देखो, हम ये मान लेते हैं क्योंकि टाइल हमें कैसी चाहिए, वर्गाकार चाहिए। ठीक है, अब हमें हमारा जो फर्श दिया गया है, सबसे पहली बात तो हमें ये पता करना है कि जो फर्श का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, पहली बात। दूसरी बात कि हमारे पास जो वर्गाकार टाइल होगी उस एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है, और उस एक एक टाइल उस फर्श में कुल कितनी जगह को घेर सकता है। उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं कि जो पूरे कमरे का, उस पूरे हॉल का जो क्षेत्रफल है फर्श का, उसको हम एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो हमें पता ये चल जाएगा कि वहाँ पर कुल कितनी टाइल्स लगने वाली हैं। लेकिन बात यह है कि उस हॉल के फर्श का क्षेत्रफल तो हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ें दी गई हैं। हमें उस वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल नहीं पता है और उसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए उसकी भुजा का पता होना जरूरी है। और वो चीज़ हम कैसे निकालेंगे तो वो हम समझते हैं। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो लंबाई है वो 68 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 51 मीटर हमको दी गई है। ठीक है, अब ये समझिए सवाल ने क्या कहा, भाई हमें वर्गाकार टाइल चाहिए, तो हम तो यही चाह रहे हैं कि कम से कम एक टाइल हो। हम तो यही चाह रहे हैं कि एक ही टाइल हो और वर्गाकार हो और इसको फिक्स कर दे। तो एक टाइल से पॉसिबल है नहीं, क्यों, क्योंकि ये आयताकार है, तो वर्गाकार टाइल कैसे होगी। हमें क्या करना है, वो सबसे बड़ी से बड़ी भुजा ज्ञात करनी है, वो बड़ी से बड़ी भुजा ज्ञात करनी है जिससे के लिए हम एक वर्गाकार टाइल बना सकें जो इस कमरे को पूरी के पूरे तरीके से फिक्स कर सके। मतलब ऐसे समझ लो कि किसी भी प्रकार की टाइल, वर्गाकार टाइल को अगर हम ले लेंगे, रखना शुरू करेंगे, पूरे कमरे में बिछा दिया, फिर कहीं कोना किनारा थोड़ा सा बच जाएगा,
पता लगेगा वहाँ पर वो टाइल फिक्स नहीं हो पाएगी, तब हम क्या करेंगे, उसको कटिंग करेंगे। लेकिन हमें कटिंग नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि सवाल ने कहा है केवल और केवल वर्गाकार टाइल को ही बिछाना है। तो जो वर्गाकार टाइल की भुजा होगी, वर्गाकार टाइल की जो भुजा होगी, वर्गाकार टाइल की जो भुजा निकलेगी वो इन दोनों का HCF होगा। इनका HCF कैसे निकलेगा, बातों को समझना। भाई मैंने क्या बताया था कि HCF सबसे छोटी संख्या या उसका कोई फैक्टर। 51 हो नहीं सकता क्योंकि 51 से 68 नहीं कटेगा। इसके दो फैक्टर निकालो। कौन से? एक तो 17 और एक 3। अब कहोगे 17 3 क्यों ले लिया, कोई दूसरा भी ले सकते थे, ले लो कोई दूसरा। 2 से शुरू करते हैं हम, क्या 2 हो सकता है इसका फैक्टर? नहीं, तो फिर यही आएगा ही अगला फैक्टर। अब बात यह है 17 इसका HCF हो जाएगा क्योंकि 17 से सारी चीज़ें कट जाती हैं। तो वर्गाकार टाइल की जो भुजा होगी वो होगी 17 मीटर की, ठीक है। अब बात यह है कि टाइल की संख्या को कैसे निकालेंगे। तो टाइल की जो संख्या होगी, तो संख्या का मतलब होगा उस आयताकार जो हाल है उसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और उसके बटे में होगा जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल, जिसका मतलब होता है भुजा स्क्वायर, यानी 17 गुणे 17। अब कैसे होगा मामला देखो, 17 चौके 68 हो जाएगा, और ये 17 तिया कितना होगा, 51 होगा। 4 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 12। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमें ऐसी वर्गाकार टाइलों की संख्या जो पता करनी थी वो है 12। यानी हमें 12 वर्गाकार टाइल चाहिए जिससे हम अपने उस फर्श को आच्छादित कर सकते हैं। आच्छादित का मतलब होता है उसको कवर्ड कर सकते हैं, टाइल्स लगवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी है वो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गई बातें। इसके बाद में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, और अगला प्रश्न जो है वो बहुत ही शानदार है, ठीक है। तो अगला प्रश्न ये रहा। अगला है 3 संख्याएं हैं 1, 2 और 3 के अनुपात में हैं। 3 संख्याएं 1, 2 और 3 के अनुपात में हैं और उनका जो मासा है वो 12 है। प्रश्न पूछ रहा है वो संख्याएं कौन सी हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट पे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि दरअसल ये जो चीज़ पूछ रहा है वो चीज़ निकलती कहाँ से है। प्रश्न ने क्या कहा कि 3 संख्याएं हैं, उनका अनुपात 1:2:3 दिया गया है। इनका जो HCF है वो हमें दिया गया है 12, ठीक है। मैंने कल आपको एक बात बताया था कि जो अनुपात निकल करके आता है वो कैसे बनता है। तो मैंने ये कहा था कि जो अनुपात नाम की चीज़ होती है वो उन सभी संख्याओं से एक कॉमन संख्या होती है जिससे उन सबको डिवाइड कर दिया जाता है, तब जाकर के अनुपात निकलता है। और हमने ये भी कहा था कि जो मासा होता है, जो HCF होता है वो क्या होता है, तो HCF भी वही संख्या होती है जो तीनों में यानी उन सभी संख्याओं में जो कॉमन होती है जिससे उन सबको हम डिवाइड कर सकते हैं, उसको HCF कहते हैं, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बता दो कि कोई भी संख्या रही हो, जैसे 5, 10 और 15, 3 संख्याएं हम ले लेते हैं, ठीक है। 5, 10 और 15 ऐसी 3 संख्याओं को हमने ले लिया। अब यदि मैं आपसे कहूं कि इनका अगर हम एवरेज निकालें तो 1, 2 और 3 निकलेगा, ठीक है। 1, 2 और 3 निकलेगा, लेकिन हमने किससे इनको काटा, वो है 5, और इनका मासा क्या है, वो भी 5 है। अगर मुझे ये चाहिए कि वो संख्याएं कौन सी हैं, तो क्या इसी मासा से इनको गुणा करा दें, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तियां 15। तो ये क्या हो जाएंगी, वो संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। और यहाँ से हम अपनी इन चीज़ों को करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो इनका जो HCF है वो 12 है, उन संख्याओं का अनुपात ये है, यानी कि जो 12 है वही वो अंक है जो इन सब में से कॉमन निकाला गया। तो जो हमारी संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है, जो हमारी संख्याएं होंगी वो 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 12 तियां कितना हो जाएगा भैया, 36 हो जाएगा। यही वो हमारा आंसर हो जाएगा। 12, 24, 36 कहाँ है, तो ऑप्शन ए में हमको क्या मिलेगा, 12, 24 और 36, ठीक है। 12, 24 और 36 कहाँ मिलेगा, ऑप्शन ए में। क्लियर है, बहुत आसान था ये भी हमारा, ठीक है। तो इसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मासा 15 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। इस तरीके का प्रश्न शायद हम कल कर चुके हैं।
कि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, उनका जो मासा है वो 15 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। इसको मैं आपको दो तरीकों से बताता हूँ। सबसे पहली बात, जो अनुपात हमें दिया गया है वो 3:4 है, जो इनका HCF है वो 15 है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, HCF यानी 15 से अगर इन दोनों को गुणा कर दें तो हमें हमारी संख्या मिल जाएगी। यानी ये हो जाएगा 15 3 45 और ये हो जाएगा 15 चौके 60। समझना बातों को, इसको गुणा करा देंगे 15 से 45 और इसको गुणा करा देंगे 15 से, तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, बातों को समझना। इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 105। ठीक है, कितना मिलेगा 105 मिलेगा। ये तो बात हो गई कि हमने पहली संख्याओं को निकाला और उसके बाद में हमने क्या किया, उनको आपस में जोड़ लिया। लेकिन हम ये भी तो कर सकते थे कि अगर हमें उनका रेशियो 3:4 दिया गया है तो इनको हम सीधे जोड़ लें, कितना हो जाएगा 7। यानी उनके अनुपात का योगफल अगर 7 है तब इस 7 को भी तो हम सीधे 15 से गुणा करा के और 105 लिख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम में यदि हम अपना एक एक सेकंड भी बचाने की कोशिश करेंगे, भाई 10 सवाल हैं, 10 सवालों में हर सवाल में अगर हमने 2-2 सेकंड बचा लिए तो 10 प्रश्नों को करने में हम 20 सेकंड बचा लेंगे और उसी 20 सेकंड में हमारा एक प्रश्न और हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करने से बेहतर है कि हम यहाँ पर ये वाली अप्रोच करें, ये ज़्यादा ठीक है। ये भी ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो यहाँ से भी चीज़ों को हम और ज़्यादा क्लियरिफाई करके निकाल सकते हैं कि कहीं चीज़ें गलत ना हो। लेकिन अगर आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि इसका मतलब भी यही होता है, तो ये चीज़ें आपके लिए क्या होंगी, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। ठीक है, तो ये भी हो गया, इसको भी हटा देते हैं हम। उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, और चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलिए, इसके बाद में जो हम अगला प्रश्न करेंगे बहुत ही शानदार है। ठीक है, और इसमें भी आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो ये रहा प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों को ज्ञात करो। धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या कितनी है जिनका योग 99 है और उनका मासा 9 है। बातों को समझना, मतलब ऐसे कितने दो संख्याएं हो सकती हैं। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, मतलब 2 संख्याएं। ठीक है, तो सवाल भाई जैसे 9 मासा है, मान लो कि 9 और 18, इनका जो मासा निकलेगा वो कितना निकलेगा, 9 निकलेगा। लेकिन 9 और 27 का भी तो मासा 9 ही निकलेगा। ठीक है, तो बात यहाँ पर ये है, कुल मिलाकर के बात ये है कि ऐसे कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं कि उनका मासा 9 हो, लेकिन उन दोनों को जब हम जोड़ें तो 99 आए। ठीक है, तो हम इसको कैसे लगाएंगे, बातों को समझना। हमें नहीं पता कि संख्या कौन सी है, हमें नहीं पता कि संख्या कौन सी है, तो हम एक सिंपल सी बात मान लेते हैं कि जो संख्या होगी वो 9x + 9y टाइप की होगी, या 9x, 9y टाइप की होगी, ऐसे समझ लेते हैं। 9x, 9y टाइप की होगी। क्यों? क्योंकि x और y हम मान लेते हैं उन संख्याओं का अनुपात होगा। x और y जो है वो उन संख्याओं का अनुपात होगा। तो जो 9 है वो उनका मासा है, तो 9 से अगर हम उन दोनों को गुणा करा देते हैं तो हमें अपनी संख्या मिल जाएगी। प्रश्न ने कहा कि उन दोनों का जो योगफल है वो 99 है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर x + y, ठीक है, 9 बाहर हो जाएगा, ये हमको मिलेगा 99। तो हम ये कह सकते हैं कि x + y = 11 आएगा। भाई 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो 99 है। लेकिन वो देखो क्या है, बातों को समझना कि 99 पे भी हम लगा सकते थे, हम 98,1 कर सकते थे, 98,1 कर सकते थे हम। ठीक है, कि 98 में 1 जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा। ठीक है, 97,2, 96,3, 95,4, ठीक है, 94,5, इस तरीके से करके भी निकाल सकते थे कि कुल कितने पेयर बन रहे हैं जिनका HCF क्या होगा, 9 होगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि अगर हम 99 में ऐसे जोड़ना शुरू करेंगे तो बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी, उनको हमको पहले लिखना पड़ेगा, फिर वहाँ से हम काटेंगे कि इनमें से वो संख्याएं कौन सी हैं जिनका HCF 9 होता है, उनको हमें लेना पड़ेगा। तो हमने क्या कर लिया, उनको हमने छोटा कर लिया, हमने उनका रेशियो निकाल करके उनको हमने छोटा कर लिया, 11 हो गया। अब जब दो संख्याओं का योगफल 99 था, वहीं पर अब उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ऐसे कुल कितने पेयर बन सकते हैं। तो देखो
1 कामा 10 बन सकता है वो पेयर। भाई 10 और 1 कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। फिर 2 कामा 9 भी बन सकता है वो पेयर। 3 कामा 8 भी बन सकता है वो पेयर। 4 कामा 7 भी बन सकता है और 5 कामा 6 भी बन सकता है वो पेयर। अब ध्यान से समझना, 5 के बाद में 6 कामा 5 भी बनेगा, तो 5 कामा 6 या 6 कामा 5 वो दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, एक ही हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुल कितने पेयर हमारे पास बन गए, 1 2 3 4 5। तो कितने जोड़े संभव हैं, ऐसे हम कह सकते हैं 5 जोड़े संभव हैं। हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या होगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न था, एक नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिला और अगले प्रश्न में आपको एक और अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, 2160 है और उनका मासा 12 है, तब इस प्रकार के कितने जोड़े की संभावना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर और इसको बढ़ा दिया गया है, यानी थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ मिला दी गई है ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं और इसको ना लगा पाएं। लेकिन हम ऐसा कहाँ करने वाले हैं, हम तो हर एक क्वेश्चंस को लगा करके एसएससी जीडी हो या यूपीपी हो, वहाँ पर अपनी एक सीट, उस एक कुर्सी पे, उस एक सीट पे अपना नाम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से करने वाले हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। मुझे एक बात बताना, दो संख्याएं x और y हो सकती हैं। ठीक है, तो x y का जो गुणनफल होता है वो HCF इंटू LCM के बराबर होता है, HCF इंटू LCM के बराबर होता है। ठीक है, HCF हमें कितना दिया गया है भैया, 12। HCF हमें दिया गया है 12। दोनों संख्याओं का जो मल्टीपल है वो है 2160 गुण LCM। अगर हमें LCM चाहिए तो 12 से इसको डिवाइड कर दें, ये मैं आपको समझा रहा हूं केवल। ठीक है, 12 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 12 से इसको डिवाइड कर दो, कितना होगा, 12 एकम 12, 9 12 96, 180। समझ में आ गई बातें। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा HCF है वो 12 है और जो LCM है वो कितना है, 180 है। ठीक है, अब हम ये मान लें, अब हम ये मान लेते हैं कि जो दो संख्याएं थी हमारी वो 12x और 12y हैं, वो 12x क्या हैं और 12y हैं। ठीक है, जो दो संख्याएं हमारे पास थी, ठीक है, दो संख्याएं जो हमारे पास है उसमें से एक 12x है और एक क्या है, 12y है। ठीक है, अब ये जो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है वो किसके बराबर होता है, 180 के। इन दोनों, भाई देखो समझो यहाँ पर बातें, जैसे अनुपात का ये निकला ना, मासा में अगर हम अनुपात की बात करें तो इसको हम अगर ये लिख लें कि 12 गुणे XY बराबर, तो ये हो जाएगा 180। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें कि XY, तो ये हो जाएगा 180 बटे 12, 12 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास भैया, 15। यानी कि ऐसे जोड़े होने चाहिए जिनका जो गुणनफल है वो 15 हो। ऐसे पेयर्स हमारे पास होने चाहिए जिनका गुणनफल क्या हो, 15 हो। ठीक है, अच्छा ये बातें आपको शायद कुछ हजम नहीं हो रही होगी कि सर इन दोनों को जब हम आपस में गुणा कराएंगे तो यहाँ पर एक ही बार 12 आपने क्यों लिखा, आपको तो 12 गुणे 12 144 लिखना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि 12 गुणे 12 144 हम लिख सकते थे, लेकिन समझो भाई दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो गुणा तो तब होता है जब वो एक्चुअल में अपनी खुद की संख्याएं होती हैं, और लेकिन जब उनका अनुपात निकाल लिया जाता है तो हम एक ही चीज़ तो कॉमन लेते हैं। जब गुणा कराएंगे तो वो एक ही चीज़ से तो गुणा कराएंगे। भाई अगर 2 12 की बात करें तो उन दोनों के गुणनफल को एक बार 12 से तो हम पहले ही भाग कर चुके हैं और एक बार 12 से यहाँ भाग कर दिया तो 144 से भाग हो गया। यानी उन दोनों पेयर्स में, उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो ऐसे कुल कितने पेयर्स पॉसिबल हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहली बात 1 कामा 15 पॉसिबल है, ठीक है, फिर 2 नहीं पॉसिबल है, फिर 3 कामा 5 पॉसिबल है, फिर 5 कामा 3 और 15 कामा 1। तो ये 2 ही पेयर यहाँ पर हमको मिल सकते हैं। ठीक है, कितने पेयर मिल सकते हैं, 2 पेयर मिल सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी सही हो जाएगा। यहाँ पर इसका जो आंसर 2 है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन, ये था बेहतरीन क्वेश्चन। इसके बाद में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि वो क्या है।
चलिए अगला जो प्रश्न है नंबर 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं, बहुत आसान है। 3 संख्याएं हैं 2:3:4 के अनुपात में है, उनका मासा 12 है, उनका लासा क्या होगा। इसको भी मैं आपको 2 तरीकों से बताऊंगा, ठीक है। देखो जो संख्याएं हैं उनका जो रेशियो है वो है 2:3:4। सवाल ने कहा है कि उनका जो HCF है वो है 12 और पूछ रहा है कि इनका जो लासा होगा वो क्या होगा। यहाँ पर एक बात समझना कि अगर हम 12 से इन सबको गुणा करा दें तो हमें हमारी संख्याएं मिल जाएंगी, और जब हमें हमारी संख्याएं मिल जाएंगी फिर हम उनका लासा निकाल लेंगे। क्लियर है। तो एक काम ना करें, देखो अगर हम पहले इनको गुणा कराते हैं तो सबसे पहली बात कि इन तीनों को गुणा कराना पड़ेगा, फिर हम उनका लासा निकालेंगे, यानी 3 बार गुणा और फिर लासा। तो एक काम ये करते हैं हम कि पहले हम इन्हीं का लासा निकाल लेते हैं, और इनका लासा निकालना थोड़ा सा आसान भी होगा। कैसे इनका लासा निकलेगा, देखो इनके लासा की यानी एलसीएम की बात अगर हम करें तो सबसे बड़ी संख्या एलसीएम हो सकती है यानी 4। 2 इसी में है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 3 लिख लो। तो 4 तियां कितना हो जाएगा भैया 12, यानी इनका जो एलसीएम निकल करके आएगा वो 12 आएगा, ठीक है। अब प्रश्न ने क्या पूछा है कि हाँ इनका जो लासा निकल करके आ गया रेशियो में वो आ गया 12। अब इनका जो ओरिजिनल लासा होगा वो क्या हो जाएगा, यानी ये 12 यूनिट आ गया ना, तो जो इनका एलसीएम होगा HCF से 12, HCF भी 12 है, 12 से इसको हम गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 144। 144 है वो हमारा क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ है ए ऑप्शन हमारा क्या होगा सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में बातें आ गई कि नहीं आ गई। अगर हम इनको 12 से पहले गुणा करा लेते हैं समझो, तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 48। इनका अगर आप LCM निकालेंगे तो 144 ही आएगा, 144 ही आएगा। क्लियर है। चलिए बात एक ही है, देखो चाहे पहले संख्या ज्ञात कर लो फिर उनका योगफल निकालो, उनका गुणनफल निकालो या उनका एलसीएम निकालो, या जो उनका अनुपात दिया गया है पहले उसी को जोड़ लो, पहले उसी का गुणनफल निकाल लो या उसी का सबसे पहले लासा निकाल लो, फिर उनको मासा से मल्टीप्लाई करा दो। ये दोनों बातें एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान है, ठीक है, और समझना अच्छा सवाल है। सवाल ने कहा है कि 2 संख्याएं, उनका जो मासा है वो 12 है और उनका अंतर भी 12 है, तो वह संख्याएं कौन सी हैं, ठीक है। 2 संख्याएं हैं, उनका जो HCF है वो भी 12 है और उनका जो अंतर है वो भी 12 है। प्रश्न पूछ रहा है कि वह संख्याएं कौन सी हैं। देखो यदि मैं इस सवाल को आपको यहाँ पर समझाऊं, लगवाऊं, ठीक है, या बोर्ड पे आप इसको लगाएं, आप अपनी कॉपी पे इसको लगाएं, वहाँ पर जो टाइम वेस्ट होगा उससे बेहतर है कि इस तरीके के जो प्रश्न होंगे, अब सॉरी, आप ये सोच सकते हैं कि सर जब हम सभी सवालों को बोर्ड पे लगाते हैं या रफ पे लगाते हैं तो इसको क्यों ना लगाएं। तो बात यह है कि हम मैक्सिमम उन्हीं प्रश्नों को लगाने की कोशिश करेंगे, कैलकुलेशन उन्हीं प्रश्नों में करेंगे जिनको हम या तो ऑप्शन के थ्रू नहीं जा सकते हैं या बिना कैलकुलेशन किए हुए उनके रिजल्ट को हम नहीं पा सकते हैं, लेकिन इसको बिना कैलकुलेशन किए हुए हम पा सकते हैं। तो इस तरीके के जो भी प्रश्न आएंगे उनको हम ऑप्शन से उड़ा देंगे। सवाल ने क्या कहा कि 2 संख्या ऐसी हैं जिनका HCF 12 है। सबसे पहले ऑप्शन में ढूंढ लो कि कौन से ऐसे पेयर हैं जिनका HCF 12 मिल रहा है। तो पहला 66 है, 12 से नहीं कटेगा, 70 82 नहीं हो पाएगा, 94 और 106, तो 12 से 84, 12 8 96 होता नहीं हो पाएगा। तो आंख बंद करके ऑप्शन डी पे खेल जाओ, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑप्शन डी होगा 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी क्या होगा भैया हमारा सही हो जाएगा। 12 से 84, 12 8 96 और इनका जो डिफरेंस है वो भी 12 है। समझ में बात आ रही है ना। चलो इसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 12 ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 528 है, उनका जो मासा है वो 33 है, ऐसे जोड़ों की संख्या कितनी होगी। इसी तरीके का तो अभी एक प्रश्न हम लोगों ने लगाया है। उनका जो योग है दोनों संख्याओं का वो कितना है 528 है, उनका जो मासा है वो 33 है, ठीक है। अभी हमने 99 पे लगाया था ये वाला। चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है 2 संख्याओं का योग 528 है। हम मान लेते हैं कि वो संख्याएं 33x और 33y हैं।
और ये कितना है 528 है, ठीक है। 33 को बाहर निकालेंगे तो x प्लस वाई कितना आएगा भैया 528। हम ये कह सकते हैं कि सर जो x प्लस वाई है वो 528 डिवाइड में 33 हो जाएगा। 33 से इसको हम भाग कर देते हैं तो 11 तिया 33, 11 चौके 44 और 11 अठे 88, ठीक है। 3 से इसको काटेंगे 16, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं का जो योग है वो 16 होना चाहिए। उन दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए। अब आप ये कह सकते हो कि सर सवाल कह रहा है कि उन दोनों का योग 528 है, लेकिन तो उन दोनों का योग 116 कैसे है? 16 इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ से उनके HCF को बाहर निकाल लिया है, HCF को बाहर निकाल लिया है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आपको अभी और समझ में आएगी कि ये 16 लेकर के हम सवाल को कैसे लगा पाते हैं, समझते हैं। अगर उन दोनों का योगफल 16 है तो क्या 1,15 वाला पेयर उनका पॉसिबल है? क्या 2,14 उनका पेयर पॉसिबल है? तो आप कहोगे सर पॉसिबल है, लेकिन 2,14 नहीं हो सकता। क्यों? अब कहोगे सर 14 तो 16 तो होता है। 2,14 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक्चुअल में ओरिजिनल जो योगफल है दोनों संख्याओं का वो तो 528 ही है। हम जुगाड़ लगा करके उनके योग को 16 बना दिए। अब जुगाड़ लगा करके 16 बनाने का मतलब ये हुआ कि उन दोनों संख्याओं में अब कोई भी कॉमन चीज़ नहीं बची, जितना भी कॉमन था वो हमने बाहर निकाल दिया। लेकिन 2,14 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 कॉमन हो रहा है, यानी कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती, ये चीज़ नहीं हो सकती। तो जब इस तरीके से हम लोग काम करेंगे और उनके रेशियो में आने के बाद में जब उनका हमको योगफल मिलेगा तो यहाँ पर हम उन्हीं पेयर्स को लेंगे जिनका HCF 1 होता है, यानी जिसमें भी कोई भी कॉमन चीज़ होगी एक को छोड़ करके वो चीज़ें यहाँ पर हम नहीं लेंगे। अभी और भी आगे मिलेंगी। तो 2,14 नहीं हो सकता, 3,13 पॉसिबल है, फिर 4, अगर हम 12 की बात करें तो 16 तो हो रहा है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 4 कॉमन हो रहा है, ठीक है। फिर 5,11 पॉसिबल है। फिर अगर हम बात करें 6,10 की तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 6 और 10 में भी 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 7,9 की तो ये पॉसिबल है। फिर अगर हम बात करें 8,8 की तो क्या ये संभव है? नहीं, इसमें तो सब कुछ मिल रहा है। और उसके बाद में चीज़ें क्या होंगी 9,7 रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पेयर्स पॉसिबल हैं वो 1, 2, 3 और 4 ऐसे जोड़े हैं जो संभव है। हमारा जो ऑप्शन होगा सी वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा 4, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न। उम्मीद है कि ये वाला प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। हर क्वेश्चन अपने में एक नया कॉन्सेप्ट लिए हुए है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यदि आप इसको शेयर ना करें किसी के पास तो फिर बहुत ही बेकार बात है, ठीक है। इसको शेयर ज़रूर करें ताकि सभी बच्चे ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट को ज़रूर सीखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ में ये रहा। अगला प्रश्न है 13वां। 2 संख्याओं का मासा और लासा 21 और 84 है, समझना। उनका जो HCF है वो 21 है, उनका जो LCM है वो 84 है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। लेकिन प्रश्न ने क्या कहा कि उन दोनों का जो रेशियो है, अनुपात है, वो 1:4 है। संख्याओं का अनुपात है वो 1:4 है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन है? मुझे एक बात बताओ, क्या हमें यहाँ पर इनके LCM की ज़रूरत थी ही नहीं। क्यों? समझो ये चीज़ नहीं दी गई है हमें, ठीक है। केवल HCF दिया गया है सवाल और अनुपात दिया गया है। सवाल पूछे ये दोनों संख्याएं कौन सी हैं, तो हमें पता है एक संख्या 21 है और दूसरी संख्या 84 है। प्रश्न ने पूछा बड़ी संख्या कौन है, तो 1 और 4 में बड़ी संख्या कौन है? 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84। अगर हम इसको गुणा करा देंगे 21 से तो 84 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी है जो सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा। समझ गए? समझ में आ गई चीज़ें? बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, ठीक है। ये रहा। 4 संख्याओं में 10, 12, 15 और 18 का अनुपात है। बहुत आसान सवाल है। 4 संख्याओं में इस तरीके का प्रश्न हम अभी कर चुके हैं। 4 संख्याओं में 10, 12, 15, 18 का अनुपात है।
उनका मासा HCF 3 है, तो लासा बताओ। अनुपात कितना है भैया? 10, 12, 15 और 18। ठीक है, इनका जो HCF है वो कितना है? 3 है। हम एक काम करते हैं, पहले इन्हीं का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, इनका क्या करते हैं? पहले एलसीएम निकालते हैं। इनके एलसीएम की बात अगर हम करें तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या 18, तो 18 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, ये तो 18 को 10 से भाग नहीं किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर 2 फैक्टर हमको मिलेंगे, एक 2 मिलेगा और एक 5। 2 तो इसमें आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, लिख लो। बात करते हैं 12 की। 12 के 2 फैक्टर, एक 6 और एक 3। 6 से तो ये कट जाएगा, 6 3 18, क्या 6 और 2 आएगा। ठीक है, तो 6 से तो ये कट जाएगा, 6 3 18 और 2 नहीं कटेगा, तो 2 यहाँ पर लिख लो। अब बात करते हैं 15 की। तो 15 का जो फैक्टर होता है वो एक होता है 3 और एक होगा 5। 5 के लिए तो 5 है, और जो बात करते हैं 3 की, तो 3 यहाँ पर उपस्थित है, तो 15 नहीं लिखेंगे। 18 तो पहले से है, 5 दूनी 10, 10 को अगर 18 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 180। तो 180 किसका एलसीएम निकला? इनका एलसीएम निकला। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल एलसीएम होगा वो 180 और मासा कितना है? 3 है। तो 180 तिया कितना हो जाएगा? 18 तिया 54, 540। और ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। 540 कहाँ है? ऑप्शन बी में, और बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, एग्ज़ाम में जब पेपर देने के लिए जाओगे, ठीक है, वहाँ पर जो आपका पेपर आएगा, वहाँ पर जब आप इस अप्रोच को लगा रहे होगे, तो बात यह है कि जो पेपर को सेट करता है उसे भी पता होता है कि आप कौन कौन से तरीकों को लगा सकते हैं। अगर उसने ऑप्शन में पहला ऑप्शन 180 दिया और आपका यहाँ पर आया 180 और आपने उसको टिक कर दिया, क्योंकि पेपर में थोड़ी सी हड़बड़ी होती है, और जो भी हम सॉल्व करते हैं उसका सॉल्व करने के बाद में जो सबसे पहले रिजल्ट आता है, भले ही वो हमारा असली जो हमें चाहिए आंसर वो ना हो, लेकिन हमारा दिल यही करता है कि यही सही होगा, और पहला ऑप्शन लालची ऑप्शन हमको दिखा, हम उस पर ठोक देते हैं। तो एग्ज़ाम जब भी देने के लिए जाओ तो थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी भी चीज़ में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा सोचना है हमें। मानते हैं समय नहीं है, लेकिन समय नहीं है इसके लिए इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी है कि हमारे अच्छे प्रश्न भी वहाँ पर गलत हो जाएं। ठीक है, तो ये नहीं करना है। वहाँ पर देखना है कि वो पूछ क्या रहा है और हम उसको दे क्या रहे हैं। समझ गए? वो जो पूछेगा हमें वही देना है, भले ही 4 सेकंड का समय और ज़्यादा लग जाए। क्लियर है? चलिए, इसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या होने वाला है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 15। 2 संख्याओं का गुणनफल 1600 है और उनका मासा 5 है, उनका लासा। बहुत आसान सवाल है। देखो, गुणनफल यानी AB, और AB किसके बराबर होता है? HCF इंटू LCM के। क्या सवाल दे दिया इन्होंने? AB हमें दिया गया है कितना भैया? 1600। HCF 5 दिया गया है, LCM हमें पता नहीं है, उन्होंने हमसे LCM ही पूछा है। 5 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 1600 बटे 5। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना होगा? 5 तिया 15। ठीक है, एक बचेगा, 5 दूनी 10। 320 हमारा LCM हो जाएगा। तो ऑप्शन में 320, ऑप्शन सी में हमारा क्या है? सही है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास? आज हम बस इतने ही प्रश्नों को करने वाले हैं, बाकी अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक है, उनको हम करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सभी बच्चों के पास इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आप सभी को बताए हैं, तो उनके पास भी शेयर करिए ताकि वो भी समझ सके। देखो, कभी भी अपने मन में ये मत सोचना कि जितना भी कुछ हो मैं ही पढ़ लूँ, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। अगर आप शेयर करोगे तो हो सकता है कि दो प्रश्न 2 क्वेश्चन आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, तो शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर आज नए हैं, पीछे की सारी क्लास को जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपने आप को फिट रखिए, मस्त रहिए, खुद का अच्छे से ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिए। मिलेंगे अगली क्लास में बेहतरीन प्रश्नों के साथ में। जय हिंद।